मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं अपनी टीम कोचिंग वाले .com की तरफ से एक बार फिर देवेश सिंह लेके हाजिर हूँ जेईई मेन क्रैश कोर्स के डिटरमिनेंट सेक्शन को ना। तो अपन लोग यहाँ पे देखेंगे डिटरमिनेंट सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन इन बिटवीन, कौन कौन से सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस पर अपन लोग जल्दी से हाईलाइट करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। तो जल्दी से बच्चा लोग, है ना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपन लोग क्रैश करते हैं इसको डिटरमिनेंट के बेसिक्स को, है ना, और फास्ट रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में, फास्ट रिवीजन में पहला क्वेश्चन अगर अपन लोग डील करें, जो पहला क्वेश्चन है ना, ये जेईई मेन 2020 के 7 जैन की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है, बोले अपने को एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है और सिस्टम क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि सब में जो राइट साइड क्या है, कांस्टेंट मिसिंग है, तो राइट साइड 0 है। फिर बोला जाए एबीसी, इसमें इन्वॉल्व जो भी है इक्वेशंस में, वो क्या है, नॉन जीरो है, डिस्टिंक्ट है, मींस आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर होमोजेनियस इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, है ना, तो अपने पास इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो आपको क्या लॉजिक लगाना है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है इसके पास तो हमेशा सोल्यूशन होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमेशा ही होता है। लेकिन अगर ये नॉन जीरो सोल्यूशन एज्यूम कर रहा है तो इसके जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी 0, है ना। तो ये आप लॉजिक लगा देंगे और इससे एबीसी में रिलेशनशिप आएगा, उसको देख के आप ना ऑब्जर्व कर लेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो अपन लोग जल्दी से बच्चा लोग, है ना, हम लोग इसको उड़ा देते हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं क्या करें। तो पहली क्वेश्चन है 2x प्लस 2ay प्लस az इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3ay प्लस 3by प्लस bz इक्वल टू 0। जो तीसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4cy प्लस cz इक्वल टू 0। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। तो अपन लोग क्या लॉजिक लगाएंगे कि सिंस above homogeneous equation has non-trivial solution, has non या नॉन जीरो सोल्यूशन उसे बोलता है, नॉन जीरो सोल्यूशन। इट मींस क्या है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट है दिस शुड बी 0, है ना। तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे बना लेंगे, है ना। कैसे बनाएंगे बेटा, तो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट अगर हम लोग यहाँ पे बनाए बेटा, तो पहली रो में पहले कॉलम में ये x के कोफिशिएंट आप रख लीजिए, तो ये 2 2 और 2। दूसरी रो में y के कोफिशिएंट रख लीजिए, 2a 3b 4c, और तीसरे में आप z के कोफिशिएंट रख लीजिए a b c, है ना। ये क्या हो, ये जो डिटर्मिनेंट आएगा दिस मस्ट बी 0, है ना। तो यहां से हम लोगों को जो लॉजिक रिवाइज करना है कि होमोजीनियस सिस्टम के पास नॉन जीरो सोल्यूशन होता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट 0 होता है। अब इसके बाद कैलकुलेशन, बोले इस डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन करना है, बोले आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वगैरह लगा के भी आप निपटा सकते हो, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से पहली बात तो ये कर सकते हैं कि ना पहली कॉलम में 2 कॉमन है सब में, तो आप इसको बाहर डायरेक्टली बाहर ले सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ से काम करें बेटा कि पहली कॉलम में 2 कॉमन है, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ डी है 2 बाहर ले लिया बेटा, तो ये आएगा 1 1 1 और आपके पास आएगा 2a और 3b 4c और यहाँ पे bc। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। तो अपने को पहली प्रॉपर्टी लगा दी डिटर्मिनेंट की, है ना,
क्या प्रॉपर्टी लगा दी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में कुछ कॉमन है तो उसको बाहर ले सकते हैं। अब चूंकि ये डिटर्मिनेंट को अब जीरो के इक्वेट करना है और टू क्या है, जीरो नहीं है, ये टू जीरो नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा ये वाली ऑपर। अब ये जो ऑपरेशन मतलब डिटर्मिनेंट है, इससे पहले अपन लोग ऑपरेशन लगाते हैं क्योंकि अपने को इवैल्यूएशन करना है, तो ना यहाँ अगर जीरो बना दें तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। तो हम लोग ऑपरेशन यहाँ से कर सकते हैं कि R2 इज चेंजेस एज R2 माइनस R1 और R3 इज चेंजेस एज R3 माइनस R1, ये भी वही कर दीजिए ना, और ये इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से अपने पास जो क्वांटिटी आएगी 100 बन जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे a। अब यहाँ पे R2 माइनस R1 करेंगे तो 3b माइनस 2a आ जाएगा, थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ती है, ठीक। और यहाँ पे आएगा 4c माइनस 2a, 4c माइनस 2a, और यहाँ पे आएगा बेटा b माइनस a, और यहाँ पे c माइनस a। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाएगा। पहले पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो ये आएगा 3b माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाई c माइनस a माइनस 4c माइनस 2b 4c माइनस 2a 4c माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a। इस तरीके का है डेटा इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग पहले ब्रैकेट की क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3bc माइनस 2ac माइनस 3ab प्लस 2ac प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद फिर अगर हम लोग दूसरे ब्रैकेट को क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस, तो अगर यहाँ पे 4c को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4bc आ जाएगा और माइनस 2ab आ जाएगा। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 4ac आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब बेटा आप सब कुछ देख लो कैसे, यहाँ पे 3bc है, यहाँ पे 4bc है, लेकिन इसके पहले माइनस है, तो बैलेंस होके आपस में क्या बनेंगे, माइनस bc, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर माइनस 2ac है और यहाँ पे माइनस 4ac है, लेकिन इससे पहले माइनस है तो ये प्लस 4ac बन जाएगा। तो आपके पास बनेगा कि माइनस 2ac प्लस 4ac, तो ये 2ac। और फिर आपके पास माइनस 3ab है और यहाँ पे माइनस 2ab है, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस 2ab बन जाएगा, तो ये माइनस ab बनेगा। और 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर आपस में बैलेंस हो जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रिलेशनशिप आ गया कि BC प्लस AB इक्वल टू 2AC। बोले इससे क्या हुआ, बोले अगर हम लोग ना ABC से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1/A प्लस 1/C इज इक्वल टू 2/B। बोले ये तो वही कंडीशन है कि ABC जब HP में है, ABC क्या है, HP में। तो अगर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ABC हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनका रेसिप्रोकल 1/A 1/B 1/C ये AP में होंगे, है ना। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, देखो ये रॉन्ग है, ठीक है। ABC AP में है, नहीं, ABC SP में है, ये गलत हो जाएगा। ABC GP में है, नहीं, ये तो गलत है। अब ABC जो है HP में है तो 1/A 1/B 1/C किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे। तो यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बोले यहाँ से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, बोले सिंपल सी बात रिवाइज किया, होमोजेनियस के पास नॉन जीरो सोल्यूशन होता है तो डिटरमिनेंट आपको जीरो होता है। फिर इसके बाद डिटरमिनेंट्स के इवोल्यूशन के लिए हम लोगों ने जो है कॉमन को बाहर लिया, फिर रो ऑपरेशन लगाया एंड सो ऑन। फिर बेटा जी अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है
जेई मेन 2020 के 7 जन की यूनियन में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है? बोले अपने को एक नाम मैट्रिक्स ए दिया, मैट्रिक्स बी दिया, और अपने 3x3 का ऑर्डर है इनका, और बी जो बी आई जे है मीन्स बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट में रिलेशनशिप दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी 81 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे जो क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है उसको अपन लोग है ना 3 मेंशन कर रहे हैं, है ना। तो अगर इस तरीके से अपन लोग देखें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलेंगे अपन ए बी सी का जो मतलब ए और बी के एलिमेंटल जो रिलेशनशिप है उससे बी कॉन्स्ट्रक्ट कर लेंगे और उसको रिड्यूस कर देंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। बोले चलिए ठीक है, करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इस्तेमाल करें बी आई जे, है ना, कुछ इस तरीके से है कि जो बी आई जे है, जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू लैम्डा पावर आई प्लस जे माइनस 2 ए आई जे। ए आई जे क्या है? जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 3। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 3 दिया है तो यहां से अपने पास बी आई जे है ना, क्या आएगा? 3 पावर आई प्लस जे माइनस 2 ए आई जे। चलो ठीक है, रिलेटिव रिलेशन नंबर 1। तो अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ना जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ बी बनाना, अगर हमें ना मैट्रिक्स भी बना सकते हैं क्योंकि बी आई जे यहाँ पे दिया, तो हमें चूंकि डिटर्मिनेंट का रिलेशन है तो हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के लिए हम लोग ना इसके एलिमेंट्स बना लेंगे पहले। तो देख लेते हैं कि जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी का पहला एलिमेंट क्या होगा। मीन्स आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 + 1 - 2 3 पावर 0, तो होगा 3 पावर 0 A11, है ना, ऐसा है। फिर अगले में आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, -2 करेंगे, फिर ये आएगा 3A12। फिर अगला आएगा 3 स्क्वायर A13, है ना। इस तरीके से फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए। बोले दूसरे रो में क्या होगा? बोले अपन लोग आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे, तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये होगा 2 + 1 3 - 2 मीन्स 3 से स्टार्टिंग होगी, तो 3A21, है ना। बोले अगले में अपन क्या आएगा? बोलेंगे 3 स्क्वायर A21। बोले अगले में 3 क्यूब A21, A23, इस तरीके से मिल जाएगा। ये बेटा A22, सॉरी। अब अपन लोग यहां से देखते हैं कि थर्ड रो के एलिमेंट क्या होंगे। तो अपन लोग आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर से स्टार्टिंग होगी, A31। ये होगा 3 क्यूब A32, और ये होगा 3 पावर 4 A33। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब फिर आपके पास जो डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को इवोल्यूशन करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 81 दिया है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। बोले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है? बोले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में कुछ कॉमन है तो आप उसको बाहर ले सकते हो। तो एट वन हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में सपोज थर्ड रो पिक कर लिया और थर्ड कॉलम पिक कर लिया। अब इसमें सब में 3 स्क्वायर कॉमन है, तो अपन लोग कह सकते हैं कि टेकिंग 3 स्क्वायर आउट ऑफ थर्ड रो, यानी R3 एंड C3, इससे बाहर ले लिया। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है ना, वो कैसा बनेगा? अब आपने 3 स्क्वायर थर्ड रो से लिया और 3 स्क्वायर कहाँ से लिया? थर्ड कॉलम से लिया। तो क्या क्या बनेगा आप देखो यहाँ पे। तो 3 स्क्वायर लेने की वजह से ये बनेगा 9 और 9 81 टोटल बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट A11। 3 पावर 0 तो 1 ही है, तो A11 बन जाएगा, और ये 3A12 बन जाएगा, और ये A13 बन जाएगा। फिर अभी सेकेंड रो में हम लोग क्या बन रहा है? बोले कि 3A21, 3 स्क्वायर A22, और यहाँ से आपने 3A
2 3 ऐसे बन जाएगा, क्योंकि आपने 3 स्क्वायर कॉमन लिया। और थर्ड वाले में ये बनेगा A31 और ये बनेगा 3A32 और ये बनेगा 3 इधर से 3 स्क्वायर लिया और इधर से भी 3 स्क्वायर लिया, तो ये बेसिकली A33 बन जाएगा, A33 ऐसे। अब अपन लोग ना बोलते हैं, हमने इस पहले स्टेप में ये काम किया कि R3 और C3 में से 3 स्क्वायर बाहर लिया। अभी भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि अब देखो बेटा, R2 और C2 में से ना अगर आप 3 बाहर ले लें तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो R2 से 3 बाहर ले लीजिए और जो है C2 से 3 बाहर ले लीजिए, तो 3 बाहर और 3 इंटू 9 बाहर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हम लोग बोलेंगे टेकिंग 3 out of R2 and C2, R2 and C2, R2 and C2। इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास डिटर्मिनेंट आप भी पहले तो यहाँ 81 मल्टीप्लाइड था, अब 3 इंटू 3 मीन्स 9 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपके पास बचेगा, है ना, वो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A13, है ना। कितना क्यूट सा रिजल्ट आने वाला है, A21, A22 और A23, है ना, A31, A32 और A33। अब क्या आ गया बेटा, यही तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं कि एक रिलेशनशिप क्या डेवलप हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 81 इंटू 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा अपने पास गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी 81 है ना। तो अगर हमने इसकी वैल्यू रख दिया तो हो गया 81 is equal to 81 into 9 into डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, है ना, क्या आई, 1/9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बोले इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, बोले अपने को ना इस तरह जनरल एलिमेंट वगैरह रहे तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेना। और इसमें देखो कितनी आसान सी बात है कि सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ कॉमन को आउट किया, है ना। तो और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में कुछ कॉमन है तो उसको आप बाहर ले सकते हैं, बस यही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया और इससे अपना काम बन गया। तो यहाँ बेटा हो गया ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही, और टिक मार के मस्त हो जाओ, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाते हैं बच्चा लोग। अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है, ये जेईई मेन 2020 के 8 जैन की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और आप ये देख रहे हो कि लीनियर सिस्टम, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मीन 75% अगर आपसे डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन तो हर एक साल आएगा, मतलब हर एक पेपर में आएगा ना, आपका जो भी पेपर पड़ेगा उसमें डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, है ना। और आसान है, मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है कि जो आसानी से निकल जाता है। और लेकिन इसमें सिस्टम, और उसमें भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है ना। और अभी आप और मतलब प्रीवियस अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे तो आपको दिखेगा। इन्होंने बोला एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जो कि नॉन होमोजेनियस है ना। नॉन होमोजेनियस है क्योंकि यहाँ पे ना क्या वैल्यू दिया, 1 दिया, 0 नहीं दिया। तो नॉन होमोजेनियस, बोले नॉन होमोजेनियस इनकंसिस्टेंट मींस इसके पास सोल्यूशन नहीं है ना। तो बोलेंगे नॉन होमोजेनियस के पास सोल्यूशन नहीं है, अच्छा ऐसी बात है क्या। तो बोलेंगे कि व्हाट कंडीशन कैन बी, तो बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मस्ट बी 0, और साथ में क्या है कि जो dx dy और dz वाले डिटरमिनेंट होते हैं उनमें से एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, है ना। तो ये वाली चीज होती है, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा देते हैं। तो फिर देख लेते हैं म्यू और डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। चलो बच्चा लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये मैंने नोट कर रखा है सो दैट कि हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हम डी निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स। तो क्या आएगा, पहले चेक कर लेते हैं ये 0 है कि नहीं। तो अगर ये नॉन जीरो होता है तब तो अपन लोग तुरंत बोल देंगे कि इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो ये होगा 3 4 5, है ना। अगला है 1 2 3, 1 2 3, और नेक्स्ट है 4 4 4, है ना। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो बोले अपने को देखने से लग रहा है
कि आप ना 4 तो आप डायरेक्टली थर्ड रो से बाहर ले लो, है ना, तो इसे थोड़ी सी चीजें देखने में आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो 4 को बाहर ले लिया, क्योंकि डिटरमिनेंट का लॉजिक लगा दिया कि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में कुछ कॉमन हो तो आप उनको बाहर ले सकते हैं, तो इनको बाहर ले लिया ना थर्ड रो से। तो बनेगा क्या, 3 1 1, और यहाँ पे बनेगा 4 2 1, यहाँ बनेगा 5 3 और 1, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ लोग ना ऐसे डायरेक्टली कर देते हैं, मैं तो प्रॉपर्टी रिवाइज करा रहा हूँ, है ना, पर्पज ये है कि सारी प्रॉपर्टी रिवाइज भी जाए। तो अगर हम लोग यहाँ से ऑपरेशन लगाएं, क्या ऑपरेशन लगाएं कि C2 माइनस C1 कर दें और C3 माइनस C1 कर दें, तो क्या बनेगा, 3 1 1 रहेगा। अब हम लोग C2 माइनस C1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 0। और हम लोग अगर C3 माइनस C2 कर दें तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा आपके पास 3 माइनस 2 1 और यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या ऑपरेशन लगाया वो देख लो बेटा। एक तो लगाया C2 इज चेंजेस एज C2 माइनस C1, और C3 को बोला C3 को C3 माइनस C2 कर दीजिए, तो इससे ये बन गया। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो, जो थर्ड रो के अलोंग एक्सपैंड करें, है ना, तो सिर्फ इसके और इसके क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू तो आ गई 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन आता है कि जो dx dy और dz है उनमें से एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो। तो सपोज दैट हम dx की बात करते हैं सबसे पहले कि dx वाला डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा। मींस फर्स्ट कॉलम को हम लोग इस कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस करेंगे, तो आएगा म्यू 1 डेल्टा और बाकी सब वो पोर्शन वही रहेगा। तो 4 5 2 3 एंड 4 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब अपन लोग ना इसको प्रॉपर्टी तो रिवाइज कर लिए, अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करें अगर हम लोग, तो ये आएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 12, तो ये आएगा -4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डेल्टा -4, 3 डेल्टा -4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 -2 डेल्टा, ऐसे कर लिया। तो अगर हम लोग यहाँ से dx की बात कर रहे हैं, तो dx कैलकुलेट करें तो ओपन करके देखें तो -4 म्यू ये टर्म आ गया, और ये होगा प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 12 डेल्टा और यहाँ पे -10 डेल्टा बनेगा जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वैल्यू क्या आएगा 2 डेल्टा। और अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि अगला कांस्टेंट वाले सेक्शन में क्या आएगा, तो बोले -16 यहाँ पे और +20 यहाँ पे, तो बोलेंगे +4 आ जाएगा। तो ये हो गया dx। तो अगर हम लोग बोले dx नॉन जीरो है, मीन्स -4 म्यू प्लस 2 डेल्टा प्लस 4, ये है नॉन जीरो। तो अगर इसको नॉन जीरो बनाया तो फिर क्या हुआ कि जो आपके पास 2 म्यू इज नॉट इक्वल टू किसके आएगा, डेल्टा प्लस 2, डेल्टा प्लस 2। अब अपन लोग ना आगे कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे ये रिजल्ट, एक तो म्यू और डेल्टा में जो रिलेशन है कि 2 म्यू की वैल्यू डेल्टा प्लस 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना, तो अगर ये इक्वल नहीं होगा तो dx की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो अपने को इनकंसिस्टेंट पहली ही स्टेज पे मिल जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं कि जो ऑप्शन दिया है तो क्या इनमें से कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, है ना। तो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है, 4 6 4 3 1 0 3 4। तो अपन लोग देखते हैं कि जो भी ऑप्शन है 4 6 4 3 1 0 एंड 3 4, 3 4, एक मिनट मुझे चेक करना है, 3 4 ये कुछ और 3 4 ये ठीक है।
अब अपन लोग देखते हैं इनमें से कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। बोले अगर हम म्यू की वैल्यू 4 रखें तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ 6 रखें तो हो गया 6 प्लस 2 8। इसका मतलब यहाँ तो इक्वलिटी आएगा, मीन्स इट इज नॉट नॉट वैलिड या नॉट सेटिस्फाइंग। और फिर अगर हम लोग 4 3 रखें, है ना, तो ये हो जाएगा 4 रखने पे 8 और 3 रखने पे 5, यानी ये वाली चीज है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग, है ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशनशिप को, 4 2 म्यू इक्वल टू डेल्टा, 2 म्यू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा प्लस 2। बाकी 1 0 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 0 रखेंगे 2, तो यहाँ पे इक्वलिटी बोलेंगे नॉट। और अगर 3 4 की बात है तो अगर म्यू की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 रखेंगे 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, तो ये बोलेंगे नॉट। तो बोलेंगे आउट ऑफ 4 ऑप्शन जो ये वाला है 4, 3 वाला जो ऑप्शन है, ये इसके लिए जो है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स dx नॉन जीरो बन रहा है। तो हम लोगों को फिर आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग यहीं से फिर आप इस ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा जी, अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने है, ये जे मेन 2020 के 8th जैन की यूनिट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, तो एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम दिया है ना, और इसके बिहाफ पे पूछा कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा जब लैम्डा 2 है, या नो सोल्यूशन जब लैम्डा 2 है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन है लैम्डा 8 है, या नो सोल्यूशन लैम्डा 8 है। तो अपन लोग बोलेंगे कि एक ना नॉन होमोजीनियस के पास 3 ऑप्शन होते हैं। बोले ये यूनिक होगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं है। बोलेंगे अदर केस में क्या होगा, बोले अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट 0 आ जाए तो उस केस में आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो नो सोल्यूशन या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। बोले नो सोल्यूशन कब होगा, बोलेंगे जो dx dy और dz का डिटर्मिनेंट है उनमें से कम एटलीस्ट 1 क्या है, नॉन जीरो हो जाए। और बोले इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या कब होगा, बोले जब dx dy dz भी 0 हो जाए, साथ में डिटर्मिनेंट डी, बोले डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट वो भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अपन लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है ना, फिर उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग आते हैं कि जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी नॉन होमोजीनियस है तो किस केस में, यहाँ पे जो मेन फंडामेंटल रिवीजन है कि कोई भी अगर नॉन होमोजीनियस है तो किस केस में ये यूनिक सोल्यूशन देगा, किसी केस में ये नो सोल्यूशन देगा, और किस केस में ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चे लोग। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रखा है। तो सबसे पहले तो डी निकालते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, है ना। तो यहां से आएगा लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 4, फर्स्ट कॉलम बन गया। बोले सेकेंड कॉलम है 2 3 और लैम्डा, थर्ड कॉलम है 2 5 6, 2 5 और 6। हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर लेना, डायरेक्टली निकाल लेना फर्स्ट रो के अलोंग। तो बोलेंगे कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे अगर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 3 माइनस 5 लैम्डा, तो हो गया 18 माइनस 5 लैम्डा, ऐसा। बोले प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 4 20, हाँ, तो ये हो गया 20 माइनस 12 लैम्डा, ये बन गया, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12, ऐसा। तो अगर हम लोग इसको ना ब्रैकेट ओपन करके सब कुछ कलेक्ट कर लें तो ये हो जाएगा 18 लैम्डा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 24 लैम्डा, है ना। तो 18 लैम्डा माइनस 24 लैम्डा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 6 लैम्डा।
फिर अपन लोग यहाँ से देखते हैं कि लैम्डा स्क्वायर में क्या है, बोलेंगे यहाँ -5 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर बनेगा। बोले कांस्टेंट में क्या है, बोले यहाँ पे 40 और यहाँ पे -24, तो 40 और -24 क्या आएगा, +60। तो इस तरीके से ये चीज हो गई। ठीक, अब अपन लोग यहाँ से देखते हैं कि सपोज दैट हम d को 0 करें, इफ d इक्वल टू 0, तो बोले किस पॉइंट पे d 0 आएगा, तो इफ d इक्वल टू 0 इक्वेट किया तो ये इक्वेशन बन जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो गया लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -16 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग ने ये आसान सा क्वाड्रेटिक है लैम्डा में, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड देखें तो इसके प्लस ये है, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 8 और एक है -2। तो अपन लोग यहाँ से कर देंगे कि लैम्डा प्लस 8 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड कर रहे हैं बेटा, तो अब ये हो गया लैम्डा -2 ना इक्वल टू 0। तो अगर बोले कि इसका मतलब क्या है कि इफ डी 0 है तो लैम्डा के लिए पॉसिबिलिटी है या तो -8 या तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, दो पॉसिबिलिटी है ना। मींस डी इक्वल टू 0 मींस अब आगे क्या होगा कि सिस्टम के पास या तो नो सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, लेकिन इन दो वैल्यूज के अलावा है ना, -8 और 2 के अलावा सिस्टम के पास क्या होगा, डी की वैल्यू नॉन जीरो होगी, है ना। तो सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से इस स्टेज के बाद क्या करना है। तो जैसे अपन लोगों के पास 4 ऑप्शन है, इन्होंने बोला कि लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए, अच्छा लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए पूछा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन। बोले अच्छा इसके लिए देख लेंगे कि dx dy dz में से अगर कम से कम एक एटलीस्ट वन क्या है, जीरो नॉन जीरो है तो नो सोल्यूशन, अगर सभी जो है जीरो हैं तो dx dy dz तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। बोले लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए क्या होगा, बोले लैम्डा इक्वल टू 8 पे तो d जीरो होगा नहीं, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 8 पे डी 0 होगा नहीं, -8 पे 0 है, 8 पे नहीं। तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा इक्वल टू 8 पे यूनिक सोल्यूशन होगा, तो ये तो डायरेक्ट। अब हमें सिर्फ चेक करना है लैम्डा इक्वल टू 2 पे, है ना, कि लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए dx dy dz की हालत क्या है ना। तो यहाँ से बेटा देख लेते हैं। तो अब अपना हम लोग थोड़ा सा इसको नलीफाई कर लिए। अब अपन लोग सपोज पहले dx से शुरू करते हैं, मींस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दें 5, 8 और 10 से, और लैम्डा की वैल्यू रख दें अपन को 2, है ना। तो इफ लैम्डा इक्वल टू 2 हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, -8 के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। फिर अपन लोग यहाँ बोलेंगे 2, 3 और 2, और यहाँ पे 2, 5, 6 पे है बेटा। अब इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करो तो डायरेक्ट देख लो, 5 इंटू 6 इंटू 3 18 और माइनस कितना 10, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10 इंटू 5 50 माइनस 6 इंटू 8 48 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 2 16 माइनस 10 इंटू 3 तो 30। अब ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें dx, देख लेते हैं क्या बन रहा है बेटा। तो 8 इंटू 5 40 और ये हो जाएगा 100 माइनस, या इन दोनों को तो डायरेक्ट कर लो, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो काहे को नाटक करें फिर, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा +2, ये होगा +2, और यहाँ पे आएगा -14 और इंटू 2 तो गया माइनस, है ना, 28। अब अपन लोग देखते हैं 42 माइनस 28, तो ये डायरेक्टली क्या है, dx की जो वैल्यू आ जाएगी 42 माइनस 28, तो ये बेसिकली आ गई 14, तो ये नॉन जीरो आ गया। तो जब लैम्डा की वैल्यू हमने 2 रखा तो dx ही नॉन जीरो है, तो हमें क्या चाहिए, नो सोल्यूशन के लिए एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो dy dz पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 देन इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन। तो यहाँ से जो आपके पास दो ऑप्शन में से आपको जाना था
तो बोलेंगे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट के सोल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए कि dx भी 0 होना चाहिए, dy भी 0 होना चाहिए और dz भी 0। बेटा अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका जेई मेन 2020 के 9th जैन की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या, बोले अपने को 3 प्लेन से यानी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दिया है इन 3 वेरिएबल। बोले ये सिस्टम एक लाइन में मतलब जो 3 प्लेन्स बनाएंगे है ना, तो ये एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या। तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकली चीजों को कनेक्ट करना है। क्या कि अगर ये 3 प्लेन है ना एक लाइन में मिलते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगा, मीन्स किस केस में लाइन में अगर मिलते हैं तो सॉल्यूशंस के बारे में हम क्या आइडिया लगाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस से ही अपन लोग कंडीशन जनरेट करेंगे। तो यहां से देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगा। तो एक तो पहले अपन लोग नोट कर लेते हैं इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा x + 4y। बेटा जी ये तो रही इक्वेशन। अब बोला कि सिंस सिस्टम या 3 प्लेन्स का जो सिस्टम है ये एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोलेंगे सिंस 3 प्लेन्स are intersecting in a line, it implies that system will have infinite many solution। system non homogeneous जो है system will have infinitely many solutions। solutions। इसका मतलब क्या है कि जो d 0 होना चाहिए, dx भी 0 होना चाहिए ना, dy भी 0 होना चाहिए और dz भी 0 होना चाहिए। बोले अगर एक ना नॉन होमोजेनियस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पे एक चीज जो मुझे क्लैरिफाई करना है, इसके बाद फिर कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे कि अगर 3 प्लेन एक लाइन पे मिलते हैं तो सिस्टम के पास क्यों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होना चाहिए। बस यहां से यहाँ कनेक्टिंग लाइन अगर आप कनेक्ट कर लेंगे, कंडीशन तो आपको पहले से ही पता था। तो अपन लोग यहाँ से देखते हैं बेटा, है ना, बना लेते हैं कि सपोज दैट एक लाइन ऐसे है, हो सकता है एक प्लेन आपको इस तरीके से मिले यहाँ पे, एक प्लेन आपस में, मतलब एक प्लेन ये वाला है येलो वाला, और एक प्लेन सपोज दैट आपके पास, हम लोग ये कलर यूज कर लें कि इस तरीके से प्लेन है। तो यहां से बेटा इस प्लेन, अब देखो क्या होगा कि अगर ये प्लेन सपोज P1 है और ये P2 है ना, तो आपस में ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो क्या होगा ये वाली जो लाइन पे पॉइंट होंगे, है ना, ये जो लाइन पे पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, अपने को यहाँ से मींस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे जो P1 को सेटिस्फाई करेंगे और P2 को भी सेटिस्फाई करेंगे। अब एक तीसरा प्लेन भी पास करा दीजिए। सपोज दैट तीसरे प्लेन के लिए हम लोगों ने ये कलर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, ये वाला इस्तेमाल कर लिया। अब सपोज दैट हमने एक प्लेन यहां से इस तरीके से पास करा है, जो कि आगे यहाँ पे आगे इस लाइन पे कहीं पे मीट कर रहा है, तो यहां से ऐसे पास करा दिया, दैट इट बी P3, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि अगर 3 प्लेन आपस में एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट पॉइंट जो है पहले प्लेन को भी सेटिस्फाई करेंगे, दूसरे को भी सेटिस्फाई करेंगे, तीसरे को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि
ऐसे इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स होंगे जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सिस्टम के पास क्या हो जाएगा, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। तो अब अपन लोग ये वाली चीज आपने कनेक्शन देख लिया, पहले अब कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो कैलकुलेशन के लिए डेटा देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ना डी की बात करते हैं कि डी 0 है तो क्या होगा। तो डी को 0 करो बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स, तो ये आएगा 1 4 -2, एक मिनट डेटा देख लें वही, 1 4 -2 1 7 और -5 और 1 5 और अल्फा, इसको आपको 0 के इक्वेट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 0 के इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, तो 0 के इक्वेट करके सॉल्व करो बेटा, देखो क्या है, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हालांकि आप चाहो तो सब्ट्रैक्शन वगैरह भी लगा के काम कर सकते हो। तो हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग डायरेक्टली एक्सपेंड करें तो ये होगा 7 अल्फा प्लस 25, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7 अल्फा प्लस 25, पहला टर्म आ जाए 25, पहला टर्म आ जाएगा, बोले दूसरे टर्म में क्या आएगा, बोले 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये हो जाएगा -5 और माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा -5 माइनस अल्फा, है ना। बोले तीसरे में क्या, बोले -2 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, 5 -7, तो 5 -7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसको 0 के इक्वेट कर लें, तो यहां से अपने पास आएगा 7 अल्फा और यहाँ पे माइनस जो है 4 अल्फा, तो यहां से 3 अल्फा, एक तो टर्म बना 3 अल्फा, और कांस्टेंट वाले में देखें बेटा तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे -20 बनेगा, तो इसका तो 5 बनेगा, और ये 5 -7 कितना है, -2, और -2 क्या हो गया 4, तो 4 यहाँ से बनेगा और 5 यहाँ से, तो टोटल क्या वैल्यू बनेगी, +9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू -3 आ गई, तो एक वैल्यू तो आ गई। बोलेंगे अगर अपन लोग ना, चूंकि हमें dx dy dz भी 0 चाहिए, तो अपन लोग dx को 0 करो, dx को 0 करो, अब अल्फा की वैल्यू -3 आ गई, तो जहां पे अल्फा का रोल होगा dx dy dz में, वहां पे अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने जो है dx कैलकुलेट किया, dx को 0 के इक्वेट करना है, तो इसका dx का अपने को सेकेंड थर्ड कॉलम तो यही रहेगा, 4 -2 और 7 -5 और 5, अल्फा की वैल्यू है -3, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे -3 नोट कर दे रहा हूँ। बोले इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, बोले अपन लोग ना कांस्टेंट वाला कॉलम यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो कांस्टेंट वाला कॉलम क्या है बेटा, 1 बीटा 5, तो 1 बीटा 5, तो ऐसे देख लिया। बोले अपने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, तो ये हो गया -21 और +25, तो -21 +25, तो ये आ गया। बोलेंगे +4 मल्टीप्लाइड बाई -25 एंड -25 और +3 बीटा, 3 बीटा, एंड अगर हम लोग यहाँ से देखें तो तीसरा वाला टर्म है -2 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, तो 5 बीटा -35, 5 बीटा -35, तो सबको रिकलेक्ट करके देखो बेटा, तो एक तो होगा यहाँ पे आपके पास 12 बीटा और यहाँ पे -10 बीटा, तो दोनों की इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी 2 बीटा, है ना। और कांस्टेंट वाले में देखें तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगी, 4, और यहाँ पे आपका -100 और यहाँ पे आपका +70, तो 74 और -100, तो ये हो जाएगा -100, तो ये होगा -26, ऐसे आता है। तो अगर हम लोग dx को 0 के इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अब dx को 0 के इक्वेट कर दीजिए, तो dx को 0 के इक्वेट किया तो आएगा बीटा की वैल्यू आ गई 30, अब अल्फा की वैल्यू -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 + 13, है ना, दैट इज 10,
तो ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पे मैं होमवर्क बोल रहा हूँ, क्या कि बेटा ना चेक डी की जो बीटा की वैल्यू आई है, चेक डी वाई इक्वल टू 0 और dz भी क्या होना चाहिए 0। तो जो फॉर बीटा इज इक्वल टू 13, तो 13 के लिए आप क्या एक भी चेक कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्पेशली जे एडवांस में लोग फंसा देते हैं कि बच्चा लोग पहला आ गया, खुश हो गया, टिक मार्क चलाया, पता लगा कि जिस भी अगले को जो हमने सॉल्व किया तो वहां से बीटा की वैल्यू कुछ और आ गई, है ना, मीन्स 13 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स 13 पे dy या dz में से कोई एक नॉन जीरो बन जाए। तो ये भी क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो चूंकि मुझे पता है dy dz जीरो है, तो कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोग लेकिन जरूर क्रॉस चेक कर लेना बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ गई अपने पास 10। तो यहाँ से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 10 आई, मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है बेटा लोग, ये जेईई मेन 2020 के 9th जेन की यूनिट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो अपना मतलब एक मेंस में आपके मतलब एक सेशन में कितने लीनियर इक्वेशन से पूछे क्वेश्चन है ना, तो यानी इस टॉपिक को तो अपने एकदम पकड़ के रखना है। तो बोले एक यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम दिया है, बोले क्या इसके पास नो सोल्यूशन होगा, तो होमोजेनियस के पास बेटा ऑलवेज सोल्यूशन होता है, या तो ट्रिवियल या तो नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल तो हमेशा होता ही होता है, तो नो सोल्यूशन ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। बोले नॉन ट्रिवियल जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो होगा ना उस किस केस में होगा, और अपन के पास ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन किस केस में होगा। तो बोलेंगे ओनली ट्रिवियल उस केस में होता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ जो कोफिशिएंट बनेगा अगर वो जीरो नहीं है तो ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट अपने को ऑफ कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो ट्रिवियल एज ए नॉन ट्रिवियल दोनों अपने को सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन बनता है। तो जो भी इक्वेशंस हैं बेटा वो ये है ना। तो सबसे पहले तो हम इनका डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट से बनाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 731 और ये हो गया 64 माइनस 2 64 और माइनस 2 और होगा माइनस 2 प्लस 2 है ना और माइनस 6 ऐसे। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वे से जाके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर इनको हम कैलकुलेट करें तो हम लोग क्या देखते हैं, एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अलोंग ही, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई -24 प्लस 4, तो ये होगा -20 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 18 है ना। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 18 20 ऐसे, -2 मल्टीप्लाइड बाई है ना, तो ये हो जाएगा -6 और माइनस, तो ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो ऐसे बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इन दोनों का तो एक है माइनस के साथ, एक है प्लस के साथ, तो इफेक्टिव वैल्यू है -20। और यहाँ से अपन लोग देखें तो ये है -10, बाहर -2 है तो एक +20। तो एक चीज अपने को बिना टेंशन का आ गया, क्या, डी की वैल्यू 0 आ गई। तो डी की वैल्यू 0 आ गई तो सिस्टम के पास तो ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे, है ना। फिर अपन लोग के पास यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जाते हैं। अब ऑप्शन इसका मतलब ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों में से क्रॉस से करना कि अगर x 2z हो जाए, है ना, तो क्या इसके पास इनफिनिटली सॉल्यूशन मींस मतलब अपने को गेन करेगा नॉन ट्रिवियल, या y इक्वल टू 2z हो जाए तो क्या ये इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन गेन करेगा कि नहीं। तो अपन लोग 1 बाय 1 जाते हैं, है ना। तो x इक्वल टू y इक्वल टू 2z और x इक्वल टू 2z के लिए चेक करना है। तो हम लोग पहला चेक करते हैं कि अगर हम लोगों के पास जो है ये हो जाए कि एक सपोज दैट पहला कंडीशन बना लिया कि y इक्वल टू 2z, है ना, ऐसे। तो अब इस केस में हम लोग ना पर्टिकुलर वे में जा सकते हैं कि लेट सपोज
z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं कि जो x21 का ट्रायड बनेगा या ट्रिपलेट बनेगा, है ना, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, या यहाँ से जो x की वैल्यू तीनों से सेम सेम मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। तो अगर अपने को तीनों से सेम सेम मिलेगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, है ना, इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल। और अगर अपने को मान लीजिए ऐसा कुछ रहे कि पहले से कुछ, दूसरे से कुछ, तीसरे से कुछ, है ना, तो इसके बाद इसका मतलब है सिस्टम के पास, है ना, वाला केस नहीं होगा। तो अपन लोग यहाँ पे अब सिस्टम पे ध्यान देते हैं ना। सिस्टम है 7x, तो मान लीजिए पहली इक्वेशन नंबर 1 की बात करें, है ना, तो इससे क्या बन रहा है, इसमें आप ना x तो रहने दीजिए 7x है, और y की जगह पे 2 रखिए और z की जगह पे 1 रखिए, तो ये होगा 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10, तो 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये पहले सिस्टम से बना, पहले इक्वेशन से बना। दूसरे इक्वेशन से क्या बनेगा कि अगर अपन लोग ना यहाँ पे 3x रहेगा और यहाँ पे y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हो गया 2 रखने पे 16 और प्लस 2 18 बनेगा, तो प्लस 18 इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करें, अब आपको विजुअल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और माइनस 6, तो हो गया माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अपन लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे, है ना, जो x की वैल्यू जैसे थर्ड से 10 आ रही है, दूसरे से माइनस 6 आ रही है, मीन्स x की कॉमन वैल्यूज नहीं मिल रही है ना, कि जो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम लोग यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है ना, जो इसका ऑप्शन है कि हम लोगों ने इसके लिए क्रॉस चेक किया, तो बोला कि y इक्वल टू जब 2z है ना, तो x की जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं मिल रही है, तो जो इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसके लिए तो नहीं मिलने वाला है ना। तो अब यहाँ पे जो स्मार्ट बच्चा लोग होगा तो क्या होगा कि पहले ही 3 ऑप्शन को इसको भी क्रॉस कर दिया तो डायरेक्ट टिक मार के चला आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर जिन बच्चा को मान लीजिए ठीक है क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं कि अगर x इक्वल टू 2z है तो क्या इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, तो हम लोग सिमिलर प्रोसीजर से यहाँ भी चले जाएंगे, है ना। क्या कि अगर अपन लोग दूसरी कंडीशन बोले कि x इक्वल टू 2z है, तो x इक्वल टू 2z है, तो हम लोग सपोज कर लेंगे लेट जो है z इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, तो अपन लोग एक जनरल पॉइंट बना लेंगे, x2 है, y है और z की वैल्यू 1 है। अब इसको अपन लोग यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं उनमें सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस चेक करेंगे कि सबसे सेम y मिल रहा है कि नहीं। अगर सबसे सेम y मिलेगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ये प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पहले इक्वेशन से देखें तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 14 और प्लस 6y और माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा बेटा कि ये y की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 12 और पॉजिटिव है तो -2 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4y प्लस 2, तो यहाँ से भी इक्वल टू 0, यहाँ से भी y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी सेटिस्फाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगेन आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 उधर जाएगा तो इधर y वैल्यू -2 आएगी। तो अपन लोग क्या देखते हैं कि तीनों इक्वेशन से सेम y मिल रहा है, मीन्स 2 -2 और 1 जो है इसका अपने को एक नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो बोले यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कभी इस तरह का कंडीशन दिया जाए तो सबसे बेहतर है कि आप ना इसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे के क्रॉस चेक कर लो, है ना। आप वैसे चाहे तो डायरेक्ट में भी जा सकते हो, आप z इक्वल टू k रख के y इक्वल टू 2k हो जाएगा, फिर वहां पे आप देखो। लेकिन अगर आप ऐसे पर्टिकुलर देते हो थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए आसान बन जाती है।
तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि x इक्वल टू 2z वाला जो आपके पास कंडीशन है, हालांकि हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके तो वहीं पे टिक मार देते, लेकिन अगर हमने प्रॉपरली सॉल्व किया तब भी ये ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग श्योर है। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है बेटा, ये जेईई मेन 2020 के 9 जन की यूनिट में पूछा हुआ क्वेश्चन, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक ना एफ एक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे दिया और बोला कि a माइनस टू बी प्लस सी अगर 1 है तो अपने को इनमें से f की जो डिफरेंट वैल्यूज है 50 पे -50 पे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो अपन लोग देख लेते हैं। तो ये बड़ा ना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा सा था, प्यारा सा था। तो बोलेंगे एक तो ये वाला एफ एक्स दिया, साथ में ये भी दिया कि a माइनस टू बी प्लस सी इसकी वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहले तो अपन लोग एफ एक्स को निकाल लेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। बोले कैसे करेंगे, बोलेंगे ना अपन लोग अगर यहाँ पे है ना इस वाली कंडीशन को यूज करने के लिए वही पैटर्न देखते हैं, है ना। तो अगर हम लोग ऐसे कर दें कि जो हम R1 है ना, उसको ऐसे चेंज कर रहे हैं R1 माइनस, क्योंकि तो हमें -2 भी चाहिए तो हम कर दे रहे हैं -2 R2, है ना। और हमें प्लस सी चाहिए तो मीन्स हम यहाँ पे प्लस R3 कर दे रहे हैं। मीन्स R1 को पे अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं तो एफ एक्स कैसा दिखेगा, तो बोलेंगे एफ एक्स अपना इस तरीके से दिखेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो 2x प्लस ए प्लस सी और सब इसमें 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो यही आ जाएगा a माइनस टू बी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। बोले बाकी सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा फर्स्ट रो का, तो बोलेंगे अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो +6 आएगा, और यहाँ पे अगर आपने ऐड किया तो ये डायरेक्टली देखा 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 ये 0 बन जाएगा। अच्छा बन रहा है, 0 बन जाएगा। फिर अगले में 3 + 1 4 ट्वाइस किया तो ये भी 0 बन जा रहा है, अब आपको दिखा। ठीक है, तो एक ना मतलब इस डेटा के हिसाब से हम लोगों ने ऑपरेशन चूज कर लिया। अब यही पे थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है कि कौन सा ऑपरेशन करें। जैसे एक ऑपरेशन कर दिया, अपना काम बन गया, तो a माइनस टू बी प्लस सी। अब इसके बाद तो फिर कैलकुलेशंस बहुत आसान बन जाएगी बेटा, है ना। तो जो भी है उसको देख लेते हैं, x प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा x प्लस 3 एक्स प्लस 4, और ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। अब हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर दें तो इसकी वैल्यू तो 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई, है ना। तो आएगा, इसको तो वैल्यू रखी दो, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, तो हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका एफ एक्स आ जाएगा, है ना। ध्यान रहे हम लोगों ने a माइनस टू बी प्लस सी की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दिया, चिपका दिया, है ना। तो बोलेंगे यहाँ से एफ एक्स क्या आएगा, तो बोलेंगे इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, बड़ा क्वाड्रेटिक है, क्यूट सा बन रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो जो एफ एक्स का पैटर्न है वो ऐसे बन रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बाहर माइनस है, इसके ध्यान दें, तो ये हो जाएगा -x² और 4x प्लस 2x 6x, तो ये -6x, और ये 4 इंटू 2 8, तो ये होगा -8। तो क्या देख रहे हैं आप कि जो एफ एक्स में ना बेटा ये बैलेंस हो गया, -6 और 6s और 6s बैलेंस हो गया, 9 - 8 1। तो एफ एक्स अपना कांस्टेंट फंक्शन है, इसीलिए मैं क्यूट बोल रहा था। एफ एक्स क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो आपके पास जो भी f की वैल्यू है, जैसे f की वैल्यू 50 चाहिए तब भी 1 आएगा, f की वैल्यू -50 चाहिए, है ना, तब भी क्या है 1 आएगा। तो अपने पास जो भी डेटा, यही दो डेटा रिक्वायर्ड था, 50 पे और -50 पे वैल्यू। तो अपन लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो बेटा -1 है तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो आपके पास F50 इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। बेटा जी अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्कीम 2019 के 8 अप्रैल की यूनियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोले इसमें क्या है,
बोले अपने को एक इंफॉर्मेशन है कि 2b और c क्या है एपी में, एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट की बाउंड्री दिया है कि 2 से 16 के बीच में है। तो c की बाउंड्री पूछा हुआ है कि c कहां से कहां तक होगा। तो ये इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो अपन लोग यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन बनता है। तो अपन लोग सबसे एक डेटा यूज है 2b और c एपी में है, उसका यूज करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले उड़ाते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये यहां से बन जाएगा सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग निकालें तो ये क्या बनेगा बेटा, एलिमेंट को देखो 1 2 4, फिर अगला है 1 बी बी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर, है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन है। साथ में ये भी है कि 2 बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, ठीक है। और डिटरमिनेंट की बाउंड्री जो दिया है उसका इस्तेमाल अभी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट देखते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन से बचने के लिए सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि यहाँ जीरो बना दें और यहाँ जीरो बना दें, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम लोग ऑपरेशन करेंगे कि जो C2 को बोलेंगे C2 माइनस C1, और जो C3 है उसको बोलेंगे C3 माइनस C1। ये दो ऑपरेशन लगाते हैं। बोले इससे क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहला तो वही रहा बेटा 1 2 4, दूसरे वाले में क्या आएगा कि यहाँ पे तो जीरो हो गया, है ना, यहाँ पे हो गया b माइनस 2 और यहाँ पे होगा b स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे आपके पास आ गया जीरो, यहाँ पे होगा c माइनस 2, यहाँ पे होगा c स्क्वायर माइनस 4। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है ना। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा कि b माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर माइनस 4 माइनस c माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर माइनस 4। इस तरीके का डेटा बनेगा बेटा। अब अपन लोग यहाँ से देखते हैं कि एक तो ये है कि जैसे इस वाले को ब्रेक कर सकते हैं c प्लस 2 c माइनस 2, इसके b प्लस 2 b माइनस 2। तो अपने को एक चीज तो दिख गया क्या कि b माइनस 2 और c माइनस 2 दोनों में कॉमन है, b माइनस 2 c माइनस 2 दोनों में कॉमन है। तो पहले टर्म पे क्या बचेगा c प्लस 2, और दूसरे टर्म में क्या बनेगा b प्लस 2, लेकिन बाहर माइनस है तो होगा माइनस b माइनस 2, इस टाइप का बनेगा। तो ये चीज तो कैंसिल आउट होगा, बेसिकली ये c माइनस b बन गया। तो डिटर्मिनेंट आपके पास आया b माइनस 2, c माइनस 2 और c माइनस b, है ना, ये हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट की बाउंड्री दिया है ना, कि ये डिटर्मिनेंट अपना 2 से 16 के बीच में है, 2 से 16 के बीच में। तो हम लोग लॉजिक लगा देंगे, है ना, कि सिंस जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, ये है 2 से 16 के बीच में। तो यहाँ पे जो आपके पास आया है डिटर्मिनेंट, तो उस पर कंडीशन रेज कीजिए कि एक तो है b माइनस 2 इंटू c माइनस 2 इंटू c माइनस b। अब अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो c की बाउंड्री पूछा है कि c कहां से कहां तक लाई करेगा, मीन्स हमें इसमें से b को गायब करना है। तो बोलेंगे अभी हमने इस वाले डेटा को यूज नहीं किया, क्या कि जो है 2b और c एपी में है, तो हम लोग बोलेंगे सिंस 2b c आर इन एपी। तो एपी में होने की वजह से कंडीशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि जो b है ना, 2b इक्वल टू c प्लस 2 आएगा, तो b बेसिकली आएगा c बाई 2 प्लस 1, c बाई 2 प्लस 1। तो जहां जहां b है वहां पे इस वाले रिलेशनशिप में वो c बाई 2 प्लस 1 कर दीजिए। तो ये होगा 2, b की जगह पे c बाई 2 प्लस 1 करेंगे, देखो कैसा बनेगा, c बाई 2 प्लस 1 माइनस 2। अब ये c माइनस 2 है तो इसको रहने दीजिए बेटा। फिर अगला क्या बनेगा c माइनस b, तो c माइनस c बाई 2 माइनस 1, इस तरीके से बनेगा। और ये 16, 2 और 16 के बीच में। तो अगर हम लोग इन डेटा को आपस में रिकलेक्ट करें तो क्या देखते हैं कि ये तो हो गया माइनस 1, तो ये हो गया c माइनस 2 बाई 2, ये वाला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है c माइनस 2, तीसरा फैक्टर बन जाएगा
अगर हम लोग 2c c माइनस टू, तो ये होगा, ये भी बन जाएगा c माइनस टू बाई टू, है ना, और इट इज लेस आर इक्वल टू 16। तो एक मजेदार चीज आ गई कि ये c माइनस टू का होल क्यूब, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 इंटू टू 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी में, चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लोग लॉजिक लगा देंगे कि किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा 8 c माइनस टू का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 16 इंटू 4, तो 64 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ क्यूब है तो डायरेक्ट आप ना क्यूबिक रूट ले लीजिए, तो हो गया 2c माइनस टू, और यहाँ पे इसका क्यूब आएगा 4। अब चूंकि हमें c की बाउंड्री चाहिए तो आप हर तरफ 2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, या इधर से नोट करो, तो ये 2 ऐड कर दो इस इनइक्वालिटी में, तो ये हो जाएगा 4, जो c होगा इट इज ग्रेटर इक्वल टू 4 एंड लेस आर इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन होता है कि जैसे यहाँ पे हमें सी की बाउंड्री चाहिए था, कई बार आपको बी की बाउंड्री पूछ सकता है, तो वहां पे सी को रिप्लेस कर देना, तो जैसे जो पूछेगा उसके हिसाब से अपन लोग रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से आएगा सी की वैल्यू 4 to 6 के बीच में है। तो देख लेते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 to 6, है ना। तो चलो बच्चा लोग, है ना, डिटरमिनेंट को हम लोगों ने कुछ पोर्शन यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे। देखने का पर्पस हम लोगों को बहुत क्लियर है, क्या कि डिटरमिनेंट की 7-8 प्रॉपर्टी हैं, उनको आपको एकदम फिंगर टिप पे रखना है। साथ में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उस पे ना तो अपनी प्रैक्टिस मेंटेन किए रहना, क्योंकि 75% चांस ये है कि अगर डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आएगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा, और आसान सी चीजें क्वेश्चन इजिली बहुत बन जाते हैं। तो चलो बच्चा लोग अपना ख्याल रखना, है ना, अपना टेम्पो हाई रखना, और फिर अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।